इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ द फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, डिटेल्ड समरी मिल जाएगा। एमसीक्यू के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हर एक छोटा छोटा डिटेल्स है जिससे एमसीक्यू एसएक्यू शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं सारा हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ बता हुआ चलूंगा। इवन जो इंपॉर्टेंट सीन्स, इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है वो भी बताता चलूंगा। अगर आप लोग को उसमें भी लाइन बाय लाइन एनालिसिस को चाहिए होगा तो वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा। ओके। और थोड़ा सा डॉक्टर फॉस्टर्स को किस बैकग्राउंड में लिखा गया, क्यों वो रेनेसा प्ले माना जाता है, और बाकी उसका जो ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, और जो कैरेक्टर है वो हम लोग को क्या सीख देना चाहते हैं, वो डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ के हम लोग क्या सीखे, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा प्ले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका जो फुल टाइटल था वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ये जो पूरा कहानी है ये एक जर्मन लेजेंड पे बेस करके, लेजेंड ऑफ फॉस्ट। कहानी बेसिकली क्या है अगर एक लाइन में बताए तो एक आदमी, एक बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट आदमी जिसने दुनिया का हर विषय में ज्ञान हासिल कर लिया है। अब उसका दुनिया का नॉर्मल चीज़ों से मन भर गया है। अब वो चाहता है कि मैजिक या नेक्रोमेंसी जो है उसमें वो ज्ञान हासिल करे। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान तो ऑलरेडी हासिल कर चुका है। मैजिक से ज्ञान हासिल करके वो दुनिया में राज कर सकेगा। ठीक है, सारा चीज़ में कब्जा कर सकेगा। और इसीलिए वो एक जो डेविल है, शैतान, उसका साथ वो एक डील करता है कि अपना सोल वो उसको दे देगा, शैतान को दे देगा। बदली में उसको ये इस दुनिया का सारा रहस्य, सारा ज्ञान, सारा संपदा, सारा पावर मिलेगा। 24 साल के लिए वो सम्राट का जैसे राज करेगा, जो चाहे उसको वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन आखिरकार क्या होता है कि ये 24 साल तो वो बहुत बढ़िया से, मतलब सारा उसको जो मन करता है वो करता है। उसके पास रिचेस भी आता है, फेम भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसका एक मोरल डिग्रेडेशन होता है। और आखिरकार जब 24 साल का बाद उसका अंत करीब आता है तब उसको रिपेंटेंस होता है। लेकिन तब रिपेंटेंस होकर भी फायदा नहीं, बिकॉज इट इज़ टू लेट। तब डेविल्स आते हैं, उसको टांग करके खींच करके लेकर चल जाते हैं, उसका दर्दनाक मौत होता है। और अंत में यही सीख हम लोग को मिलता है कि कभी भी अपने लिमिट से अधिक नहीं जाना चाहिए। एम्बिशन इज गुड बट ओवर एम्बिशन हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। सिमिलरली इट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैकबेथ। ठीक है, अच्छा। अब क्या है कि 1592 या 1593 में इसको लिखा गया था, जस्ट मार्लो का डेथ का कुछ दिन पहले ही। इसका दो वर्जन है। ठीक है, एक है 1604 में जो क्वार्टो वर्जन निकला था जिसको प्रिंट किया था वैलेंटाइन सिम्स ने। ठीक है, उसको ए टेक्स्ट कहा जाता है। दूसरा एक वर्जन है जिसको 1616 में क्वार्टो में पब्लिश किया गया था। पब्लिशर थे जॉन राइट, उसको कहा जाता है बी टेक्स्ट। ये जो बी टेक्स्ट है ना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। जो मेन टेक्स्ट है या ए टेक्स्ट है उसको इनलार्ज किया गया है, जगह जगह उसको थोड़ा सा एडिटिंग किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, फिर उसको बी टेक्स्ट के तौर पे लाया गया है। दोनों टेक्स्ट ही आज अवेलेबल है। और रेनासा स्पिरिट का ये बहुत सर्वोत्तम अगर उदाहरण हम कह ले डॉक्टर फॉस्टर्स को, तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है शो करता है, जो कैरेक्टर ऑफ फॉस्टर्स है ना, कि उसके अंदर इनसैटिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज है। उसको हमेशा नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसको जानने का आग्रह है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का एक उसका अदम्य इच्छा है मन में। ठीक है, और वेल्थ के प्रति उसका प्यार, एम्बिशन के प्रति उसका प्यार, और इंडिविजुअलिज्म के प्रति उसका जो एम्फेसिस है कि आदमी व्यक्तिगत तरीके से उसको एक्सेल करना चाहिए, चारों तरफ दुनिया को जानना चाहिए। और यही है रेनेसां स्पिरिट। ओके, अब कैरेक्टर लिस्ट को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, यही मेन हीरो है, हम लोग का प्रोटैगनिस्ट है। ये जर्मनी का विटनबर्ग शहर में रहने वाले एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन बाद में ये नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक में पढ़ के इनका जिंदगी तबाह हो गया था। फिर आते हैं वैगनर। वैगनर ही इनके सर्वेंट। ठीक है, बाद में डॉक्टर फॉस्टर से जब मृत्यु सामने आ जाता है तब सारा प्रॉपर्टी भी वैगनर को ही मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं वेल्डेस और कॉर्नेलियस। ये दोनों हैं उन जमाने, फॉस्टस के ज़माने का इनफेमस मैजिशियन कहा जाता है। दोनों नेक्रोमेंसी प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, जादू वादू तंत्र विद्या ऐसा प्रैक्टिस करते थे। इन्हीं को कंसल्ट करते, जब फॉस्टस अपना मन बना लेता है कि मुझे अब नेक्रोमेंसी में, ब्लैक मैजिक में जाना है, तो यही दोनों को वो अपने साथ डिनर में बुलाता है और डिस्कस करता है कि आप दोनों से मुझे कुछ सीख मिले। और यही दोनों ब्लैक मैजिक के बारे में फॉस्टस को सिखाते हैं। अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और कहा जाए तो फॉस्टस के बाद ये पूरा प्ले का सबसे मेन कैरेक्टर, दैट इज मेफिस्टोफिलिस। अब इसका स्पेलिंग आपको कुछ वेरिएशन दिखेगा, अलग अलग जगह में इसको थोड़ा स्पेलिंग अलग अलग देखने को मिलेगा, तो सारा ही स्पेलिंग मैंने लिख दिया है। लूसीफर, लूसीफर होता है आपका मेफिस्टोफिलिस का जो मास्टर है और द रूलर ऑफ हेल। ठीक है, सैटन जिसको पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने कहा था, वहीं लूसीफर। फिर आते हैं दो गुड, एक गुड एंजल, एक इविल एंजल। कहीं कहीं इविल एंजल आपको बैड एंजल का तौर से भी दिखेगा, है दोनों एक ही।
तो गुड एंजल और एविल एंजल एक्चुअली बार बार आता है फॉस्टस का दिमाग में और उसको अपना अपना तरीके से परसुएड करने का कोशिश करते हैं। गुड एंजल उसको बोलता है कि नहीं, मैजिक नेक्रोमेंसी की तरफ मत जाओ, तुम गॉड की तरफ लौट के आओ, वो तुमको शांति देंगे, सेल्वेशन देंगे। और एविल एंजल बार बार फॉस्टस को परसुएड करते कि नहीं, तुम मैजिक की तरफ जाओ, मैजिक तुमको संपत्ति देगा, धन दौलत देगा, नाम देगा, ऐशो अशरत देगा, उसका फालतू बकवास मत सुनो। तो ये दोनों टसल चलते रहते हैं। एक्चुअली ये कॉन्शाइंस है, ठीक है, आदमी के अंदर अपना एक जो गुड थिंकिंग रहता है, बैड थिंकिंग रहता है, दोनों में टसल चलते रहता है। ये गुड एंजल और इविल एंजल वहीं का पर्सोनिफिकेशन है और कुछ नहीं। ओल्ड मैन भी एक तरीके से आपका एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जो एकदम प्ले का अंतिम समय में आकर के फॉस्टस को समझाता है कि मुझे अभी भी तुम्हारा सर के ऊपर एक एंजल उड़ता हुआ दिख रहा है, तो अभी भी होप है, ये सब ब्लैक मैजिक छोड़ो, रिपेंट कर जाओ। लेकिन खैर फॉस्टस सुनता नहीं उसके बाद। तो ये भी एक गुड कैरेक्टर है। फिर आते हैं टू स्कॉलर्स। ये है आपका फॉस्टस जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहीं यूनिवर्सिटी के दो स्कॉलर्स है, फॉस्टस के कलीग है, फॉस्टस के शुभ चिंतक है। और ये दोनों काफ़ी मायूस हो जाता है जब वो लोग सुनते हैं कि फॉस्टस ब्लैक मैजिक में आ गया है। और जब अंतिम समय में फॉस्टस का मृत्यु होने वाला रहता है, तब वो दोनों जाकर के प्रे करते हैं कि फॉस्टस बच जाए। अब आते हैं एम्पेरर चार्ल्स द फिफ्थ। एम्पेरर चार्ल्स द फिफ्थ जर्मनी के उस टाइम के एम्पेरर थे और उन्होंने, उन तक भी फॉस्टस का नाम पहुंच गया था कि फॉस्टस ब्लैक मतलब मैजिशियन है, ठीक है, बहुत सारे जादू विद्या जानता है। तो वो अपना कोर्ट में, अपना सभा में उसको बुलाए थे। फिर आता है ड्यूक ऑफ वैन होल्ड। ड्यूक ऑफ वैन होल्ड भी उस टाइम के बहुत के जाने माने नोबल मैन थे। उन्होंने भी फॉस्टस का नाम ख्याति सुन करके उसको अपना सभा में बुलाए थे, अपना और अपना रानी का, डचेस का मनोरंजन करने के लिए। फिर कुछ माइनर कैरेक्टर्स आता है, रॉबिन, रैफ, हॉर्स कोर्सर और क्लाउन। के चारों का चारों आपका कॉमिक रिलीफ के लिए यूज़ किए गए हैं। रॉबिन और रैफ दोनों ही है कि इन कीपर है, ठीक है। हॉर्स कोर्सर जो है वो जस्ट एक हॉर्स डीलर है। और क्लाउन तो आप जानती है, क्लाउन शेक्सपियरियन ड्रामा में काफ़ी एक फेमस कैरेक्टर होता है। हर शेक्सपियरियन ड्रामा में आपको एक नया क्लाउन दिख जाएगा जो थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देता है, लेकिन एक्चुअली में जिसका बात काफ़ी क्या बताए, वाइज होता है, इंटेलिजेंट होता है, जो थोड़ा सा सरकाजम के लिए रखा जाता है। ऑफन एक लेखक का या राइटर का माउथ पीस के तौर पे वो काम करता है। तो यहाँ पे भी क्लाउन लगभग वही वजह से, वही उद्देश्य से इस्तेमाल किया है मार्लो ने। ओके, अब तो ये था कैरेक्टर लिस्ट। अब हम लोग आ जाते हैं डिटेल्ड समरी में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोलॉग में। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग एक प्रीफेस जैसा होता है कि वो ड्रामा शुरू होने से पहले उसका कैरेक्टर का बारे, उसका सेटिंग के बारे और पूरा ड्रामा में क्या होने जा रहा है उसको एक सम अप करके एक समराइज वे में बता देता है दर्शकों को, ताकि जब ड्रामा शुरुआत हो तो दर्शक को मन में एक बैकअप आइडिया रहे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोलॉग में क्या आता है? कोरस। अच्छा, कोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये पूरा डॉक्टर फॉस्टस में। कोरस है आपका कि कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे स्टेज में, फिर एक साथ मिल करके वो लोग कुछ अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो कोरस ये पूरा ड्रामा में 3 से लेके 4 बार कोरस बीच बीच में आता है और एक तरीके से वो नरेट करता है कि क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा समराइज करके वो दर्शकों को बीच बीच में इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो कोरस यहीं आता है प्रोलॉग में। और बताया जाता है कि ये जो कहानी है, ठीक है, ये छोटा छोटा डिटेल से ध्यान रखिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना तय है। ये एपिक भी नहीं है, हीरोइक भी नहीं है, या फिर कोई कोर्टली मैटर्स लेके भी, कोई सभासद का या कोई राजा पॉलिटिकल मैटर लेके भी ये ड्रामा या जो प्ले है ये आपको नहीं बताएगा। रादर ये ड्रामा आपको क्या बताएगा? फॉस्टस नाम का एक व्यक्ति का फॉर्चून लेकर के, उसका भाग्य लेकर के, उसका धन संपत्ति लेकर के, कैसे उसका जिंदगी अर्श से फर्श में गिर गया था, जैसे एक दिन फर्श से अर्श तक पहुंच भी गया था। तो ये उसको राइज एंड फॉल का कहानी है। अब इस प्रोलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, वो है आइकेरस का जो मिथ है, ठीक है। यहाँ पे एकदम प्रोलॉग का लास्ट में आइकेरस के साथ फॉस्टस का तुलना किया गया। अब आइकेरस का मिथ के बारे में एकदम तो आपको छोटे से मैं समझा देता हूँ। ये ओविड, फेमस रोमन पोइट ओविड का लिखा हुआ मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। एक एंशिएंट ग्रीक मिथ है। मिथ में क्या है कि आइकेरस और उसके जो पिताजी थे डिडालस, डिडालस बहुत फेमस स्कल्प्टर थे, वर्ल्ड फेमस स्कल्प्टर थे। इतना बढ़िया उनका शिल्प कर्म रहता था कि माना जाता था कि वो उसमें जिंदापन आ जाता था, वो जिंदा हो जाता था, इतना बढ़िया से वो बनाते थे। तो अब किंग माइनोस नाम का एक किंग था, माइनोस का है या मिनोस का है, वो एक एंशिएंट ग्रीक आइलैंड क्रीट, CRET, क्रेट था। वहां पे ये दोनों को बंदी बना के रखे थे, पिता पुत्र को, ठीक है, डिडालस और आइकेरस को। अब क्या हुआ कि वहां से डेडालस ने एक वैक्सिन विंग बनाया, मोम का बना हुआ पंखा बनाया कि वहां से उड़ करके वो लोग आज़ाद हो जाएंगे, इसीलिए। तो उसने आपको बेटे आइकेरस को दिया। अब लेकिन पिताजी ने मना कर दिया था कि ठीक है तुम उड़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा आसमान में मत उड़ना, सूरज के करीब मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पर जो है मोम का बना हुआ है पिघल जाएगा। लेकिन नहीं सुना, आइकेरस नहीं सुना, उसको अपना में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। वो उड़ने लगा और जैसे ही सूरज के करीब वो पहुंचा, उसका सूरज का ताप से उसका मोम का जो पंखा है वो पिघल गया और वो नीचे समंदर में डूब के मर गया। तो ये था उसके आइकेरस का ट्रेजेडी। तो यहीं के साथ फॉस्टस का तुलना किया गया है कि ठीक जैसे डेडालस का वार्निंग उपेक्षा करके
आइकेरस ने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर, ओवर एम्बिशियस होकर ऊंचा उड़ान भरा था और वहीं उसका लिए परिणाम में मौत लेकर के आया। ठीक वैसे ही फॉस्टस ने भी बार बार उसको जो वार्निंग मिल रहा था, गुड एंजल दे रहे थे, ओल्ड मैन दे रहा था, उसका कॉन्शियंस बीच बीच में दे रहा था, वो सब इनकार करके वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा रिचेस के लिए उसने काला जादू नेक्रोमेंसी का हाथ थामा, जो आखिर में उसको मार दिया। ठीक है, अब हम लोग का मेन प्ले शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है कि फॉस्टस का एक सॉलिलोकी मिलता है। सॉलिलोकी मतलब एक कैरेक्टर जब अपने ही आप से बात करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सॉलिड। तो फॉस्टस अपना स्टडी में बैठा हुआ है। विटेनबर्ग शहर का वो जीनियस है, जर्मनी का एक शहर है विटेनबर्ग, उसका जीनियस, उसका बहुत इंटेलिजेंट मैन है फॉस्टस। वो डिस्कस कर रहे हैं बैठे बैठे, मतलब अपने ही मन से बात कर रहा है कि चलो मैंने तो जितना सारा दुनिया में जो मेन मेन पढ़ाई था वो तो सारा कर लिया मैंने, अब क्या किया जाए। ठीक है, मैंने जो लॉजिक है, लॉजिक को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है, और लॉजिक का मेन उद्देश्य ही क्या है कि टू डिस्प्यूट वेल, अच्छे से तर्क करना, तो मुझे आ गया है, तब और लॉजिक पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। मेडिसिन भी मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मेडिसिन से भी कुछ खास फ़ायदा मुझे हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन इतना परफेक्ट नहीं है कि वो इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदा रख सके। ठीक है, अच्छा, फिर लॉ भी मैंने पढ़ लिया है, लेकिन लॉ से भी कुछ खास काम हुआ नहीं, क्योंकि वो तो बस कुछ कागजी नियम कानून का एक समाहार है, एक्सटर्नल ट्रैश कहा गया है उसको। और आखिर में जो धर्म आ जाता है, थियोलॉजी, थियोलॉजी भी पढ़ के बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि उसका भी ज़्यादा हाथ है नहीं। सिन जो है, जो गुनाह है, वो आदमी कर ही लेता है, कितना भी आदमी धार्मिक रहे, धर्म से जुड़ा हुआ रहे, गुनाह तो कर ही लेगा, और कोई भी थियोलॉजी इंसान को गुनाह करने से रोक नहीं सकता। और जब गुनाह इंसान कर ही लेगा और गुनाह का सज़ा भी भयंकर है, यानी दहेल, तो क्या ही फ़ायदा थियोलॉजी पढ़ के, जब थियोलॉजी इंसान को अल्टीमेटली सेव नहीं कर सकता। तो ये सब वगैरह वगैरह डिस्कशन करके, लॉजिक करके वो सोचता है, तो इससे बेहतर है कि मैं क्या करूं, नेक्रोमैंटिक बुक्स को डिस्कशन करूं। नेक्रोमैंटिक यानी काला जादू, ब्लैक, उसको उसमें मैं इन्वॉल्व हूं, उससे मुझे पावर मिले। अब वो अपना जो सर्वेंट है वैगनर, उसको बोलता है कि वैगनर एक काम करो, तो वेल्डेस और कॉर्नेलियस बहुत अच्छे ब्लैक मैजिशियन में उनका एक्सपर्टीज है, जरा उनको बुलाओ, तो उनसे थोड़ा डिस्कस करूँ। तो वैगनर जाता है, वेल्डेस और कॉर्नेलियस को बुला के लाता है। वेल्डेस और कॉर्नेलियस बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं सुनकर के कि चलो, आखिरकार फॉस्टस जैसा एक ज्ञानी व्यक्ति, एक इतना महान व्यक्ति, वो आखिरकार ब्लैक मैजिक में आने में इंटरेस्ट प्रकाश किया है, तो चलो तो अच्छा है हम लोग के लिए, चलो उसको सिखाते हैं, उसको उत्साहित करते हैं। तो वेल्डेस क्या कहता है, वेल्डेस बोलता है उसको, मतलब इंकरेज करने के लिए, कि एक बार तुम ब्लैक मैजिक सीख लोगे ना, तो तुम्हारा ताकत जो हो जाएगा, वो कुछ कुछ चीज़ के साथ उसका ताकत को तुलना करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि इस चीज़ के साथ तो कंपैरिजन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्पेनिश लॉर्ड के साथ तुलना करता है, शेर के साथ, लायन के साथ तुलना करता है, जर्मन कैवलरीमैन, कैवलरी यानी तलवारबाज घुड़सवार है, उसका बारे में बात किया जा रहा है, तो उस जैसा, या फिर जायंट्स, दैत्य जैसा, ये चारों बहुत पावरफुल चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया कि फॉस्टस भी उसी दर्जा में आ जाएगा अगर वो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्टीज हासिल कर लिया। कॉर्नेलियस क्या बोलता है कि ब्लैक मैजिक में महारत हासिल करने के लिए कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स है, दैट इज मिनरल में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज स्टडी में पकड़ होना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और तीनों ही फॉस्टस का है। तो फॉस्टस तो एकदम परफेक्ट व्यक्ति है, बस उसको थोड़ा सा गाइडेंस का दरकार है, बस वेल्डेस और कॉर्नेलियस वो कर ही देगा, बस फिर ब्लैक मैजिक में तो शहनशाह बादशाहों का बादशाह बन जाएगा फॉस्टस, कौन उसको है रोकने वाला। ठीक है, अब तो फॉस्टस बड़ी खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है, आज आ जाओ डिनर में, तुम दोनों डिस्कशन कर लेंगे ब्लैक मैजिक के बारे, और भी आगे का चीज़ प्रस्तुति हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है, जब वेल्डेस और कॉर्नेलियस के साथ वो व्यस्त रहता है फॉस्टस डिस्कशन में, तब टू स्कॉलर्स आते हैं, याद है ना, टू स्कॉलर्स, उसका प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर नहीं, उसके कलीग जो है ना, यूनिवर्सिटी के कलीग, तो वो दोनों स्कॉलर्स आते हैं फॉस्टस से मिलने के लिए कि क्या बात है, फॉस्टस बहुत दिन से दिख नहीं रहा, कहाँ गया, क्या कर रहा है, जरा खोज खबर लेके आए। तो तब वैगनर वो लोग को बोलता है कि नहीं, फॉस्टस अभी थोड़ा व्यस्त है वेल्डेस और कॉर्नेलियस के साथ। तो जैसे ही वेल्डेस और कॉर्नेलियस का नाम वो लोग सुनो, वो लोग समझ गया कि फॉस्टस का इंटरेस्ट नेक्रोमेंसी की तरफ जा रहा है, और वो लोग ये दोनों का काफ़ी, मतलब गम में शुमार हो जाते हैं कि अरे, फॉस्टस जैसा इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना सब समझदार व्यक्ति जानबूझ करके काला जादू की तरफ जा रहा है, कहाँ ये क्या अधपतन हो रहा है उसका। तो वो लोग सोचते हैं कि इसका बारे एक बार यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे, जो डिपार्टमेंट में वो लोग पढ़ाते हैं, और फॉस्टस भी जिस डिपार्टमेंट के अंडर में है, उसका जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष है, उसको इन्फॉर्म करके रखेंगे कि इसका कुछ एक इलाज किया जाए, कुछ इसको मतलब समझाया बुझा के। खैर, तो ये सब होता है, फिर फॉस्टस अपना स्टडी में अकेला बैठ करके सोचता है कि क्या क्या यहाँ होता है उसका सेकेंड सॉलिलोक्यू। ठीक है, दूसरा जो अपने आप से बात करना, ये उसमें ये सोचता है कि क्या क्या ये नेक्रोमेंसी उसको दे सकता है, बढ़िया बढ़िया उसको खाना दे सकता है, फ्रूट्स दे सकता है। ठीक है, फिर उसको दुनिया भर का कितना अननोन फिलोसॉफी है, कितना अननोन सीक्रेट्स है, अननोन नॉलेज है, ये सब उसको दे सकता है। पॉलिटिकल पावर भी दे सकता है, मिलिट्री पावर दे सकता है, यहाँ तक कि वो ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने एक बार ब्लैक मैजिक मास्टर कर लिया तो मैं जर्मनी का सिंहासन तक भी पहुंच सकता हूँ। ठीक है,
तो ये सब ख्यालों का बीच में सबसे पहली बार आते हैं गुड एंड इविल एंजल, पहली बार के लिए आ करके गुड एंजल समझाता है कि देखो फॉस्टस, तुम है ना ये सब ब्लैक मैजिक की तरफ मत जाओ, ये तुमको हेल में ले जाएगा, डैमनेशन कर देगा। तुम गॉड को याद करो, गॉड से दुआ करो, वो सब तुम्हारा बात मानेंगे। और इविल एंजल बोलता है उसका उसका फालतू बकवास मत सुनो, वो जलता है तुमसे, ठीक है, तुम चुपचाप से ब्लैक मैजिक में आओ, यहाँ पे सब चीज़ हम तुमको देंगे, रिचेस देंगे, नाम देंगे, ऐशो आराम देंगे, सब चीज़ देंगे। तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, दोनों अपने तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फॉस्टस फिर कोई मन अपना मेक कर नहीं पाता, वो सोचता है कि छोड़ो हटाओ, ब्लैक मैजिक में ही। फिर वो अपना बैठ करके वेल्डेस और कॉर्नेलियस जैसे दिखा देते हैं, वैसे वो पूरा लाइन सर्कल्स ड्रॉ करके अपना डेविल्स को, आत्माओं को, शैतान को, स्पिरिट को बुलाता है। और उसका बुलावा में कौन आता है? मेफिस्टोफिलिस। याद है ना आपको, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले डॉक्टर फॉस्टस। तो मेफिस्टोफिलिस जैसे ही आता है तो एकदम फॉस्टस को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही एक शैतानी, मतलब एक अगली चेहरा लेकर के आता है। तो फॉस्टस बोलता है देखो भाई, तुम बहुत ज़्यादा ही अगली हो मेरे पास आने के लिए, तो तुम है ना वो कोई रूप बदल करके आओ, तुम्हारा इतना बेकार सा चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे वो जोक क्रैक करते हैं, वो बोलते हैं एक काम करो ना, एक फ्रांसिस्कन फ्रायर का रूप पकड़ के आ जाओ ना, क्योंकि वही जो शेप है वो डेविल को बेस्ट सूट करता है। फ्रांसिस्कन फ्रायर क्या था? कैथोलिक धर्म का रिप्रेजेंटेटिव था। और उस टाइम में जब डॉक्टर फॉस्टस लिखा जा रहा था, उस टाइम में इंग्लैंड में जो है ना रोमन कैथोलिक्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निगाह से देखा जाता था। तो ये दर्शक जानबूझ करके मार्लो ने ये ट्रिक प्ले किया है कि इसको देख करके तत्कालीन जो इंग्लिश दर्शक मंडली है वो काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे इसको, वो काफ़ी अम्यूज होंगे, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, तुम फ्रांसिस्कन फ्रायर का वेश में आ जाओ। फिर क्या बोलता है मेफिस्टोफिलिस? बोलता है कि देखो तुम है ना, मतलब फॉस्टस से उससे पूछता है कि अच्छा ये जो मैंने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ा मैजिक का बुक से, इसी से तुम आए हो क्या? वो बोला कि नहीं, मैं उससे नहीं आया हूँ। तो फिर बोला कि ठीक है, तो तुमको कौन, हेल का कोई लूसीफर उससे वगैरह तुमको भेजा है क्या? बोला नहीं, मैं उससे भी नहीं आया। तो फॉस्टस बोला तो आए किस लिए हो भाई, कैसे आए? तो फिर मेफिस्टोफिलिस एक बहुत इंगितपूर्ण कमेंट करता है कि जो भी इंसान पूरा दुनिया में, पूरा कायनात में जो भी इंसान गॉड को और क्राइस्ट को रिनाउंस यानी रिजेक्ट करता है, उससे दूर भागता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, हम उसी जगह पहुंच जाते हैं उस इंसान के पीछे पीछे उसका सोल मिलने का आशा में। तो यही पहला वार्निंग है फॉस्टस के लिए, जो कि वो समझ में नहीं पाया। पूरा प्ले में ऐसा अनगिनत वार्निंग उसको बार बार मिलते रहेगा, लेकिन the irony is that despite being such intelligent, such a genius, Faustus couldn't interpret this little signs of danger। यही उसका फेलियर है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो बोलता है कि जहां भी आदमी अपना सोल रिनाउंस करता है, या मतलब गॉड को रिनाउंस करता है, उसका सोल मिलने का आशा में हम लोग आ जाते हैं। और जब जैसे ही मैंने देखा कि तुम गॉड को रिनाउंस कर रहे हो, क्राइस्ट को रिनाउंस कर रहे हो, ब्लैक मैजिक में लिप्त हो, संगे संग में आ गया कि शायद चलो तुम्हारा भी सोल मुझे मिल जाए, है ना। अब क्या होता है, अब उससे पूछता है फॉस्टस। देखिए फॉस्टस का हमेशा से पूरा प्ले का थ्रू आउट उसका ज्ञान का तृष्णा कभी भी मिटता नहीं है, इनसैटिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज। अगर फॉस्टस को डिस्क्राइब करने के लिए एक किसी वर्ड को चुनाव करने बोले तो मैं यही वर्ड को चुनाव करूंगा। ये पूरा फॉस्टस का कैरेक्टरिस्टिक्स ही इस पर डिपेंड करता हुआ। वो मैं मेफिस्टोफेलिस से भी पूछा, ठीक है तो चलो मुझे हेल के बारे कुछ बताओ, अपने बारे कुछ बताओ, कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, हेल कैसा है, कौन रहता है, बताओ कुछ भाई, आए ही हो तो थोड़ा बता के जाओ। तो फिर मेफिस्टोफेलिस उसको बोलता है कि देखो हेल जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। हेल कोई पर्टिकुलर ऐसे जियोग्राफिक जगह नहीं है कि यहाँ से एक जगह से 5 किलोमीटर तक हेल का बाउंड्री में हेल है, वैसा हेल नहीं है। हेल एक मानसिक स्थिति है, हेल एक इटर्नल टॉर्चर है जो तुमको सहन करना पड़ेगा। और जहाँ हम रहते हैं, हम लोग यानी मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर, डेविल्स, डैम्ड डेविल्स, वहीं पे हेल चलाता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हेल हमारे साथ साथ आता है। तो हेल एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है रादर देन फिजिकल स्टेट। ओके, फिर मेफिस्टोफेलिस बताता है कि सुनो मुझे ना बार बार तुम कैसे हेल में आए हम लोग, ठीक है, गॉड ने हम लोग को पनिश किया था, पैराडाइज से निकाल दिया था, हम लोग गॉड के अगेंस्ट में विद्रोह की थी, ये सब बारे में ना मुझे बार बार याद मत दिलाओ। जैसे जब भी मुझे याद आता है कि पैराडाइज से कैसे हम लोग निष्कासित हुए थे, वो मुझे दर्द देता है। जब जब याद आता है तब तब दर्द देता है। ये था दूसरा सबसे बड़ा साइन फॉस्टस के लिए कि फॉस्टस अभी भी पैराडाइज में जा सकता है। क्यों मेफिस्टोफेलिस का बात में आ रहा है, जब मेफिस्टोफेलिस खुद बोल रहा है कि पैराडाइज से निकलने का कष्ट उसको अभी भी दर्द देता है, तो इसका मतलब ही तो है कि हेल में वो खुश नहीं है। सब कुछ जानबूझ के भी फॉस्टस क्यों तब हेल का तरफ कदम बढ़ा रहा है, फिर भी फॉस्टस समझ नहीं पाया, ठीक है। अब क्या है कि वो बोलता है कि ठीक है काम करो ना, फॉस्टस बोलता है कि मैं डील करना चाहता हूँ, तुम अपना जो सुपीरियर है, जो लूसीफर है, उसको जरा मेरा एक प्रस्ताव लेकर के जाओ कि मैं अपना सोल जो है लूसीफर को देने के लिए प्रस्तुत हूँ, लेकिन जो है उसका बदले में मुझे 24 साल के लिए एकदम पूर्ण राजत्व चाहिए।
जो मुझे चाहिए वो मुझे देना पड़ेगा। सारा दुनिया का और जहाँ का भी जितना भी अननोन सीक्रेट्स है, ज्ञान है, नॉलेज है, जितना धन संपत्ति है, नाम, ऐशो आराम, हर चीज़ मुझे देना पड़ेगा और तुम मेरे सदा सर्वेंट बन के रहोगे। जब मैं चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा वो तुम करोगे। तो मेफिस्टोफिलिस बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं प्रस्ताव लेके जाता हूँ लूसीफर के पास, और वो क्या बोलता है वो मैं आपको आके आपको बताता हूँ। तो तो फिर फॉस्टस बोलता है कि ठीक है चलो जाओ। फिर लूसीफर नहीं, डॉक्टर फॉस्टस, फिर सोचिए इतना उसका अधःपतन हो जाता है, वो सोचता है मन ही मन कि जस्ट एक सोल बेच करके अगर उसको इतना कुछ मिल सकता है, तो अगर उसके पास आसमान में जितने तारे हैं उतने अगर सोल मेरे पास होता, फॉस्टस बोलता है, सारा का सारा मैं लूसीफर को दे देता। कितना बड़ा ब्लास्फेमस स्टेटमेंट है, आप समझिए कितना अधःपतन उसको ऑलरेडी हो चुका है, मानसिक तौर से वो गिर चुका है। वो सोल अपना बेचेगा क्या? बेचने से पहले ही वो अपना ईमान बेच चुका है। अब नेक्स्ट आता है वैगनर। अब थोड़ा सा एक कॉमिक रिलीफ मिलता है। ये पूरा जो ट्रेजेडी है ना, इसके बीच बीच में को थोड़ा कॉमिक रिलीफ मिलते रहेगा। कॉमिक रिलीफ मिलने का एक कारण है कि जो दर्शक है उनको थोड़ा अम्यूजमेंट देते रहना। उस जमाने में मार्लो ने जो ये लिखा था वो तो एक ड्रामा का तौर पे लिखा था ना, वो तो इसलिए नहीं लिखा था कि बाद में आकर के 300-400 साल बाद आके इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए तो नहीं लिखा था। ड्रामा के लिए लिखा था कि दर्शक आएंगे, देखेंगे, मजे लेंगे, ठीक है, आनंदित होंगे, तो इसीलिए बीच बीच में कॉमिक रिलीफ डाला जाता था। तो ऐसे ही कॉमिक रिलीफ में क्या आता है कि वैगनर जो है वो एक क्लाउन को बोलता है कि जैसे याद है ना क्लाउन कैरेक्टराइजेशन बताया था, तो क्लाउन को बोलता है कि सुनो ना, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, ठीक है, बदले में मैं क्या करूँगा, तुमको मैजिक सिखा दूंगा, और अगर नहीं माने तो वही मैजिक से मैं तुमको टॉर्चर भी करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले वो क्लाउन को थोड़ा सा इंसल्ट करता है, बोलता है अरे तुम तो एक पुअर बॉय हो, असहाय हो, तुमको तो देख के लगता है कि एक पीस मटन के टुकड़े के लिए तो अपना सोल को बेच दोगे। ये क्या है? ये इंगित है डॉक्टर फॉस्टर्स का प्रति कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो सब चीज़ के लिए अपना सोल को बेचा है वो एक तरीके से एक मटन का टुकड़ा ही तो है। पूरा जिंदगी में जितना भी सुख, चैन, लोभ, इतना सारा चीज़ है, इंद्रिय का जो भोग का वस्तु है, वो एक टुकड़ा मटन के सिवा और है ही क्या? वही तो है ना। जैसे ही खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद मटन का अस्तित्व तो बचता है, तो जैसे ही दुनिया में आपका समय खत्म हो जाएगा, ये सब भोग भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सेल्वेशन का मतलब दुनिया के बाद भी आपको, आफ्टर लाइफ में भी आपको सुख चैन मिलेगा, चाहे दुनिया में मिले या ना मिले। लेकिन अगर सोल बेच दिए, हेल में डैमनेशन हो गए, तो दुनिया का तो 30, 40, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का दुनिया में जियोगे। 100 साल का मजा के बाद अगर करोड़ों अनंत समय के लिए डैमनेशन मिले, तो क्या वो एक अच्छा डील है? नहीं है। तो ये सब बीच बीच में एक हिंट मिलते रहता है कि फॉस्टर्स का क्रिटिसिज्म पूरा टेक्स्ट में होता रहता है। अब वो बताता है कि तुम्हारा, सुनो, फॉस्टर्स सर्वेंट को वो बोलता है, क्लाउन को बोलता है वैगनर कि तुम्हारा सिर में जितना जूई है ना, सबको मैं क्या बनाऊंगा, कि एक दैत्य बना दूंगा अगर मेरा बात नहीं सुने तो। चुपचाप से एक काम करो, मेरे पास सर्वेंट बन जाओ, 7 साल के लिए मेरी खिदमत करो, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ तुमको, मतलब तब मैं तुमको और परेशान नहीं करूँगा। फिर क्या होता है, वो बोलता है कि मास्टर वैगनर कहा करो हमको, ठीक है ना, मुझे मास्टर वैगनर कहा करो, तब जा करके, और मेरा पीछे पीछे चला करो, मेरा हर समय सर्वेंट जैसा रहा करो। अब नेक्स्ट आता है कि जो एविल एंजल और गुड एंजल है वो दोबारा आ जाते हैं स्टडी में। फॉस्टस अपना स्टडी में बैठ करके सोचता रहता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या मैं ये सही रास्ता ले रहा हूँ। देखिए, फॉस्टस इनहेरेंटली लेकिन एक बहुत खराब आदमी नहीं है। उसका इसका प्रमाण ही है कि बार बार उसका कॉन्शाइंस आ रहा है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जब ही कोई व्यक्ति को मतलब अनुताप आता है ना, या उसका एक सोच में पड़ जाता है जो मैं कर रहा हूँ सही है कि गलत है, उसका मतलब अभी भी उसको अंदर अच्छाई जीवित है। और अच्छाई जीवित है इसीलिए बार बार गुड एंजल आ रहा है, यही होप से कि उसी अच्छाई को थोड़ा सा और बढ़ावा दे करके अगर उसको डैमनेशन के रास्ता से निकाला जाए। लेकिन फॉस्टस का जो एम्बिशन है ना, उसका जो नेगेटिविटी है, वो बार बार हावी पड़ जाता है उसका अच्छाई पे, ठीक है। तो यहाँ तक कि कितना बड़ा वो रिमार्क करता है, सोचिए कि ये द गॉड दाउ सर्व्ड इज दाइन ओन एपेटाइट। इसका मतलब है कि फॉस्टस ही खुद बोलता है कि एकमात्र एक ही गॉड को मैं पूजता हूँ, और वो है मेरा अपना डिज़ायर। अपना डिज़ायर को, अपना लोभ को, अपना कामना वासना को, अपना एस्पिरेशंस को वो अपना भगवान बनाता है। सोचिए कितना बड़ा गॉड का, ईश्वर का तौहीन है कि नहीं। तो फिर से जब गुड और बैड एंजल समझा कर कोई, गुड एंजल देखता है कि कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, बैड एंजल विक्टोरियस हो जाता है कि उसको समझाने में कि ये सब गॉड वॉड फालतू चीज़ है, उससे मत डरो, ब्लैक मैजिक में आओ। तो फॉस्टस कन्विंस हो जाता है कि ठीक है, ब्लैक मैजिक ही मेरा गॉड है, मेरे डिज़ायर ही मेरे गॉड है। फिर वो लोग दोनों चले जाते हैं। फिर मेफिस्टोफेलिस लौट करके आता है
पूछता है फॉस्टस उससे कि क्या भाई, क्या खबर लेके आए, क्या पैगाम लेकर के आए। तब वो बोलता है कि लूसीफर मान गया है, लेकिन लूसीफर को एक ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस डील करते हैं या कोई भी कुछ चीज़ करते हैं तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं ना। तो लूसीफर को भी प्रमाण चाहिए, वो तुमसे एक डीड ऑफ गिफ्ट मांगा है। डीड ऑफ गिफ्ट यानी जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम चाहते हो कि ये इस एक्सचेंज में मुझे ये चाहिए, तो उसको एक लिखित तौर पे दो, एक डॉक्यूमेंटाइज फॉर्म में दो। और कैसे लिखोगे? अपना खून से लिखोगे। ये एक प्रमाण रहेगा। ये प्रमाण तुम अगर दोगे लूसीफर को, तो लूसीफर तुम्हारा डील एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो फॉस्टस सोचते हैं कि ठीक है, ये कौन सा बड़ा बात है। और इसी बीच में वो थोड़ा सा हेल के बारे और थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेता है, और थोड़ा सा देखिए, इतना उसको फॉस्टस को जानने का इच्छा है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि हेल एक बुरा जगह है, हेवन एक अच्छा जगह है, क्या बुरा है क्या अच्छा है। उससे भी ज़्यादा उसका दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मुझे जानना है। भले कोई चीज़ बुरा हो, भले कोई चीज़ निषिद्ध हो, मुझे जानना है। ये एक तरीके से उसको सेक्युलर बना देता है। सेक्युलर किस लिहाज से? कि रिलीजियस रिलीजियस का जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है उसको वो तोड़ देता है। रिलीजियन का बाधा, कल्चर का बाधा, लैंग्वेज का बाधा, मोरालिटीज़ का बाधा को तोड़ करके उसका जो नॉलेज का लिए डिज़ायर है ना, वहीं उसको यूनिवर्सल बना देता है। और यहीं आयरॉनिकली उसका लिए उसका अधःपतन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि दैट इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड। कोई भी चीज़ अनरेस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड अच्छा नहीं होता। हर चीज़ में एक लिमिट रहना चाहिए। कहाँ पे जाके रुकना है वो पता होना चाहिए, और वहीं फॉस्टस को पता नहीं था, जिसकी वजह से उसका अधःपतन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि डील कंफर्म करने के लिए वो तो चलो लिखता है अपना ब्लड निकाल करके। जैसे ही अपना ब्लड निकाल करके वो लिखना चाहता है, तुरंत उसका जो खून है वो क्या होता है, जम जाता है। और ये एक साइन है फॉस्टस के लिए कि उसका अपना शरीर, उसका अपना खून भी फॉस्टस को बोल रहा है कि मत करो, मत करो, ये काम तुम गलत कर रहे हो। तो फॉस्टस को थोड़ा सा चिंता होता है कि क्या बात है, मेरा खून अचानक से जम गया, ये कहीं मतलब कोई साइन नहीं है ना, ये क्या मुझे मतलब ऊपर से कोई संकेत मिल रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा वो मतलब पड़ जाता है, थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है। फिर क्या करता है, फिर मेफिस्टोफेलिस जल्दी से उसके लिए कि गर्म कोयला ला देता है, कि गर्म कोयला में उसका जो जमा हुआ ब्लड था वो फिर से पिघल जाता है। और फिर से फॉस्टस क्या करता है, लिख देता है अपना खून से डीड ऑफ गिफ्ट लिख देता है। जैसे ही लिख देता है, फिर वो अपना हाथ में देखता है तो उसका हाथ में अपना खूनी अक्षर से लिखा हुआ होता है होमोफ्यूज। होमोफ्यूज एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है भागो, हे मनुष्य भागो। ये देख कर के फॉस्टस का दिमाग में अब डर बैठ जाता है कि क्या मैंने गलत काम कर लिया, मैंने क्या सोल बेच के अब क्या मेरा डैमेनेशन हो गया, क्या मेरा अब कोई बचने का उपाय नहीं। ये फॉस्टस थोड़ा घबरा जाता है। मेफिस्टोफेलिस देखता है कि जा, फॉस्टस तो घबरा जा रहा, कहीं अपना मन नहीं बदल दे। इसीलिए वो अपना सारा डेमॉन को बुला लेता है, जितना भी उसका दैत्य है, जितना भी स्पिरिट्स है, उसको बुला देता है। और सब कोई बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स लेके आते हैं फॉस्टस के लिए, बढ़िया ड्रेस पहन के आते हैं, उसको अम्यूजमेंट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसका एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर देते हैं, ताकि फॉस्टस का ये जो दिमाग में दुविधा चल रहा है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। ठीक है, अब खैर इसके बाद फॉस्टस का थोड़ा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपना खुद में आता है, वो वापस पहला काम वो क्या करता है, हेल के बारे में वो और जानना चाहता है। देख रहे हैं, हर पन्ना पे, हर लाइन में आपको मिलेगा फॉस्टस का यही क्वालिटी, उसका जानने का इच्छा को कोई मार नहीं सका। ठीक है, तो हेल के बारे में और थोड़ा क्वेश्चन करता है, हेल का हायरार्की के बारे में वो जानना चाहता है, हेल का स्ट्रक्चर के बारे में वो जानना चाहता है। तो वही मेफिस्टोफेलिस बताता है कि हेल का कोई फिजिकल लिमिट्स नहीं है। लेकिन फॉस्टस बोलता है कि देखो भाई, मैं जो है ना, मैं हेल को विश्वास नहीं करता। मैं जो है, मैं एकदम लॉजिकल रैशनल आदमी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मरने के बाद आदमी खत्म, क्या हेवन क्या हेल। इसीलिए मैंने जो है ना, बुद्धि लगा करके लूसीफर को ये डीड लिख दिया, क्योंकि जब हेल है ही नहीं तो मेरा मरने के बाद सोल लेके लूसीफर करेगा क्या, जो करना है करे, क्या फ़र्क पड़ता है। तब मेफिस्टोफेलिस बोलते हैं कि ये मूर्खामी मत करो, हेल का जीता जागता निदर्शन हूँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। इससे बड़ा प्रूफ और तुमको क्या मिलेगा हेल का। मैं तो खुद एक तरीके से हेल का सिंबलाइज्ड फॉर्म हूँ। लेकिन फॉस्टस ये मानता नहीं, हालांकि इसके लिए आगे चल के उसको पश्चाताप होगा, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। ठीक है ना। फिर क्या करता है, फिर फॉस्टस बोलता है ठीक है चलो ये सब बात छोड़ो, मेरे लिए है ना एक पत्नी ला दो, एक वाइफ ला दो, मुझे शादी करना है। अब शादी क्या है, शादी है एक होली रिचुअल, पवित्र रिश्ता, इसमें धार्मिकता जुड़ा हुआ है। अब धार्मिकता जुड़ा हुआ, गॉड का चीज़ से जुड़ा हुआ होली चीज़ में कभी भी ये जो शैतान है ये पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। इसीलिए मेफिस्टोफेलिस उसको शादी का तौर पे पत्नी तो नहीं ला के देता, वो एक डेमन को बुलाता है, एक स्पिरिट को बुलाता है, और उसी को एक पत्नी हिसाब से सजा करके फॉस्टस के सामने लाता है। फॉस्टस का दिमाग हो जाता है गर्म, हो जाता है भागो यहाँ से, ये मैं चाहा तुमसे। तो वो खैर चल जाता है।
फिर फॉस्टर्स को वो देता है कि चलो ठीक है भैया, तुमको जो चीज़ सबसे पसंद है वही तुमको देता हूँ, किताब लो, ये लो, ज्ञान लो। उसको एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है, फिर स्टार्स का, प्लैनेट्स का, ट्रीज़ का, हर चीज़ का बारे जुड़ा हुआ एक एक इन्फॉर्मेशन है ऐसा किताब। और जब उस वो बोल रहा था कि देखो इसमें तुमको सारा चीज़ जो मिलेगा आसमान में, हेवन में जितना भी स्टार्स है सब चीज़ मिलेगा, तो जैसे ही हेवन का मेंशन आता है फिर से फॉस्टर्स का दिमाग में आता है, अच्छा हेवन से क्या मैं दूर चल गया, क्या ये जो मेरा डिसीजन था क्या गलत हो गया, मैं कहीं फंस तो नहीं गया। जैसे ही उसका दिमाग में ये हेवन का मेंशन आता है, दूसरा बार वो दो एंजल आ जाता है, गुड एंजल और एक इविल एंजल। तो फिर से दोनों अपना अपना हिसाब से समझाते हैं। गुड एंजल बोलता है देखो फॉस्टर्स, तुम चिंता मत करो, तुम अभी भी रिपेंट कर सकते हो, गॉड है जो वो बहुत मर्सीफुल है, तुम अपना सच्चा दिल से रिपेंट करो, वो तुमको फॉरगिव कर देंगे, माफ़ कर देंगे। और अब शुरू होता है शैतानी इविल एंजल का। वो बोलता है देखो भैया, तुम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो, अपना सोल बेचने का डीड ऑफ गिफ्ट भी तुम लिख के दे दिए हो, तो अब और गॉड गॉड मत करो, अब और गॉड तुमको क्षमा नहीं करेंगे, गॉड से तुमको क्षमा नहीं मिलेगा। तो ये फॉस्टर्स कन्विंस हो जाता है कि शायद वो जो इविल एंजल है वो सही बोल रहा है, अब और गॉड मुझे माफ़ नहीं कर सकते, तो फालतू गॉड का मर्सी के बारे में सोच के फ़ायदा है भी नहीं, आगे बढ़ा जाए, जो काम कर लिए है उसी में आगे बढ़ा जाए। अब वो क्या करता है कि प्लैनेट के बारे जानना चाहता है, यूनिवर्स का कंपोजिशन के बारे जानना चाहता है, ठीक है। देखिए आपको फॉस्टर से एकमात्र ध्यान क्या नहीं है, हर चीज़ उसको बस जानना है, कैसे पूरा यूनिवर्स मूव करता है, ठीक है। ये सब जानने के मेफिस्टोफेलिस को पूछने के बाद फिर वो असल सवाल करता है कि यूनिवर्स को बनाया कौन, हु क्रिएटेड यूनिवर्स, ठीक है। तब लूसीफर नहीं, मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि देखो भाई, सब सवाल तुम्हारा मैं सहन कर लूंगा, ये सवाल मुझसे मत पूछो, ये सवाल का आंसर अगर मैं दे दिया तो ये हमारा पूरा साम्राज्य का, यानी हेल का साम्राज्य का अगेंस्ट में चल जाएगा, तो ये सवाल का आंसर मैं तुमको नहीं दे सकता। जैसे ही ये फॉस्टर सुना तो फॉस्टर समझ लिया कि मतलब हु क्रिएटेड यूनिवर्स शायद गॉड ही होगा, तो गॉड का नाम ये लोग नहीं ले सकता, तो मतलब क्या मैं सही रास्ते से भटक गया हूँ, गॉड के रास्ते से भटक गया हूँ, क्या मुझे गॉड को फिर से बुलाना चाहिए, क्या गुड एंजल जो बात बोल रहा था वो सही है। यही दिमाग में ला करके वो एक बार गॉड को याद करने का कोशिश करता है और फॉरगिवनेस मांगने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि गॉड से मांगो, वो बोलता भी नहीं है, ख्याल भी आता है, संगे संग आ जाता है कौन, लूसीफर आ जाता है। लूसीफर आ जाता है, साथ में मेफिस्टोफेलिस तो रहता ही है, लूसीफर आ जाता है, साथ में क्या और डेमन को लेकर के आता है जिसका नाम है बेल्जेबब, ठीक है। बेल्जेबब का मेंशन आपको पैराडाइज लॉस्ट में भी मिलेगा, ठीक है, बुक 1 में। बेल्जेबब शब्द का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है। तो ये बेल्जेबब को लेकर आके अब वो धमकाता है कि अरे तुम मेरे से डील कर लिए हो, 24 साल का मैं तुमको सब चीज़ देने वाला हूँ, कुछ कुछ दे भी चुका हूँ, मैं अपना कर्तव्य वादा पालन कर रहा हूँ, तो तुम भी अपना जो वर्ड दिया हो उसके ट्रू रहो ना, तुम भी जो अपना प्रॉमिस किया हो उसमें बने रहो, तुम क्यों मेरा से डील ब्रेक करके जा रहे हो वहाँ गॉड के पास। क्या तुम समझते नहीं हो कि जब जब तुम गॉड के प्रति टर्न करोगे तो वो हम लोग के खिलाफ एक दगाबाजी होता है, एक विश्वासघातकता होता है, क्यों कर रहे हो ऐसा, ऐसा करके वो बहुत झाड़ता है इसको, फॉस्टर्स को। तो तब फॉस्टर्स बोलता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गया, मैं अब ज़िंदगी में कभी गॉड का नाम नहीं लाऊंगा, गॉड का ख्याल भी नहीं लाऊंगा। तो फिर लूसीफर बोलता है कि हाँ ऐसे ही रहो, और चलो मैं तुम्हारा थोड़ा मनोरंजन का लिए 7 डेडली सिंस को बुला लेता हूँ। तो 7 डेडली सिंस को वो बुलाता है, सब अपने अपने एक स्पेशल पर्सोनिफाइड रूप में आते हैं, अलग अलग से ड्रेस पहन के, अलग अलग से अपना आकर के और अपना वैशिष्ट्य बताते हैं, अपना खूबियाँ बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं पूरा अपना पेरेंटेज बताते हैं, कहाँ से मैं आया, मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, वगैरह वगैरह, पूरा फॉस्टर्स का मनोरंजन कर दिया। 7 डेडली सिंस के बारे में आप थोड़ा सा जान के रखिए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 7 डेडली सिंस क्या क्या है, ठीक है। दे आर प्राइड, प्राइड यानी जो गर्व, अहंकार, कॉविटसनेस, कॉविटसनेस का मतलब होता है ग्रीड, लोभ, फिर आता है रॉथ, रॉथ यानी एंगर, गुस्सा, एनवी, एनवी यानी आपका जो हिंसा होता है, ग्लटनी, ग्लटनी मतलब ओवर ईटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खाना, खाने का चाह रखना, खाता है तो खाइए जा रहा, खाइए जा रहा, उठे नहीं रहा, उसको कहते हैं ग्लटनी। स्लॉथ, स्लॉथ मतलब होता है लेजीनेस, है ना, आलस। एंड लेक्चरी, लेक्चरी का मतलब होता है लैसिवियसनेस, कामुकता, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर। तो ये सारे क्या करते हैं, आते हैं, पैरेड करते हैं और फॉस्टर्स का मनोरंजन करते हैं। और फिर लूसीफर जाने से पहले बोल के जाता है कि चलो मैं तुमको एक किताब देके जाता हूँ, इस किताब में पढ़ के ना तुमको ब्लैक मैजिक के बारे, हेल के बारे पता चलेगा, और कैसे तुम अपना शेप चेंज कर सकते हो उसके बारे भी तुमको पता चलेगा। तो ये सब तुम पढ़ो, तब तक बाद में आकर के मैं फिर से तुमको और नॉलेज दूंगा। तो फॉस्टर्स बड़ा खुश हो जाता है, बस उसको चाहिए क्या, नॉलेज का वो भूखा है, नॉलेज मिल जाता है, बस खुश हो जाता है वो। यही डिस्टिंक्शन फॉस्टर्स कभी नहीं कर पाया कि चलो नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन सिर्फ नॉलेज सही, मतलब सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है,
सही नॉलेज इज व्हाट वी रिक्वायर, करेक्ट नॉलेज, राइटियसनेस, नॉलेज के साथ साथ मोरालिटी होना भी जरूरी है। अगर नॉलेज गलत डायरेक्शन में, नॉलेज क्या है, नॉलेज एक फोर्स है, एक अनटेमेबल फोर्स है। अगर उस फोर्स को आप गलत दिशा की तरफ लेके चले गए ना, तो फिर उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, वो आपको टांग के खींच के आपका मृत्यु तक आपको छोड़ेगा नहीं। और वही अनटेमेबल फोर्स को, वही अनियंत्रित शक्ति को, ऊर्जा को अगर आप क्रिएटिव ट्रैक में लगा दिए तो वही आपको जन्नत तक भी लेके जाएगा। यही गलत दिशा में फॉस्टर्स अपना ऊर्जा को लगा दिए, यही वो अगर वो सही दिशा में लगाता तो आज फॉस्टर्स एक महापुरुष बन जाता है जिसको हम लोग सब फॉलो करते हैं। लेकिन खैर इसीलिए तो ट्रेजिक हीरो है, इसीलिए तो उसमें ट्रेजिडी लिखा गया। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से कॉमिक रिलीफ आ जाता है जहां पे रॉबिन और रैफ का एंट्री होता है। रॉबिन और रैफ दोनों ही इनकीपर है, स्टेबल हैंड है। अब रॉबिन क्या करता है कि फॉस्टर्स का एक जो स्पेल बुक है, जो मैजिक का बुक है, वो चुरा लेता है और रैफ को वो बोलता है कि सुनो, मैंने ये डॉक्टर फॉस्टर्स का किताब चुरा लिया है, अब यहाँ से कुछ मैजिक प्रैक्टिस करूंगा और मैजिक प्रैक्टिस करके स्पिरिट्स को बुलाऊंगा, दैत्य को बुलाऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। हम लोग भी बहुत ये दैत्य का सिवाय मतलब सहारे से सबको डरा धमका के अपना राज चलाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करता है, ये थोड़ा सा मजाक मस्ती होता है। फिर वैगनर आता है सीन में, ठीक है। वैगनर आकर के दर्शकों को क्या इन्फॉर्म करता है कि फॉस्टर्स कहाँ पे गया है, ग्लोबल टूर में निकला है। कैसे निकला है, मेफिस्टोफेलिस के साथ, और एक चैरियट में, एक रथ में बैठ के, जो चैरियट को टान के लेके जाता है ड्रैगन, ये ड्रैगन से खींचा हुआ रथ में बैठ करके वो पूरा आसमान में सवारी कर रहा है, पूरा दुनिया का चक्कर काट रहा है, दुनिया का टूर कर रहा है। और फिलहाल उसका जो डेस्टिनेशन है दैट इज रोम, वो रोम में जाने वाला है। अब जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, फॉस्टर्स और मेफिस्टोफेलिस आते हैं रोम में, ठीक है। अब फॉस्टर्स बोलता है, फॉस्टर्स का जैसे आप लोग जानते ही हैं तो वो नॉलेज का मारा हुआ है, तो बोलता है सुनो ना, अब मेफिस्टोफेलिस अगर हम रोम में आ ही गए तो रोम में कितना सारा देखने का चीज़ है, कितने मॉन्यूमेंट्स है, कितने हिस्टोरिकल प्लेस है, चलो ना घूमते हैं। मेफिस्टोफेलिस बता रहा है हार्ट हमेशा नॉलेज का बात करते रहता है, चल एक काम किया जाए, ट्रिक खेलते हैं। फॉस्टर्स बोला कैसा ट्रिक, बोला चलो तो सही मेरे साथ, फिर दिखाता तुमको मजा। पोप का चेंबर में जाते हैं, उसको प्रिवी चेंबर कहा जाता है, पोप का जो पर्सनल केबिन रहता है एक पैलेस में, तो उस पोप का प्रिवी चेंबर में चलते हैं और फिर उनको मजाक, बोला चलो ठीक है। अब यहीं पे एक सटल हिंट ये भी है कि जो फॉस्टर्स इतना नोबल एटीट्यूड का था, उसका हमेशा से क्या, जो उसका जो उद्देश्य था हमेशा से बहुत ही ऊंचा एलिवेटेड उद्देश्य रहा है, एकदम कॉमन मैन जैसे निचला मानसिकता उसका नहीं था। उसका क्या उद्देश्य था कि ज्ञान अर्जन करेंगे, फिर उससे दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा काम करेंगे। लेकिन आखिरकार वो कर क्या रहा है, वो नॉर्मल आदमी जैसा जोक क्रैक कर रहा है, आदमी के साथ प्रैंक कर रहा है। यही क्या फॉस्टर्स का स्टेटस रह गया। तो उसका ये जो अधपतन है ना, ये सबसे बड़ा दुख क्या है कि फॉस्टर्स का अनजाने हो रहा है, फॉस्टर्स ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहा कि मेरा उद्देश्य था क्या और उससे मैं किस हद तक गिर गया हूं और गिर रहा हूं। ये धीरे धीरे एक स्लो पॉइजनिंग के जैसा उसको ट्रेजेडी हो रहा है, लेकिन उसको पता तक नहीं चल रहा है, ठीक है। खैर अब वो लोग आ जाते हैं पोप के प्रीवी चेंबर में। अब वहां पे क्या करता है कि एक बैंक्वेट चल रहा होता है, भोज सभा चल रहा होता है, हाँ। और उसमें ये लोग दोनों इनविजिबल हो जाते हैं। इनविजिबल होकर के जैसे ही पोप आता है और बाकी सारा फ्रायर्स वायर्स वगैरह रहता है, तो ये लोग वो भोज का थाली में से खाना बना उठा करके फेंकने शुरू कर देते हैं। यहाँ फेंक रहे, वहाँ फेंक रहे, कोई पोप का सर में चाटी मार के चल जा रहा, ठीक है। मतलब वही दोनों फॉस्टर्स और मेफिस्टोफेलिस मिलके ये सब हरकंप मचा रहे हैं, ठीक है। अब बड़ा परेशान हो गए सब लोग, पोप सोच रहे हैं कि क्या पता कोई भूत भूत आ गया क्या, वो अपना होली मंत्र पढ़ रहे हैं कि भूत भगाने के लिए। फ्रायर्स लोग डर्ज गा रहे हैं, डर्ज एक आपका होली इनकेंटेशन होता है जिसको मतलब खराब स्पिरिट्स को भगाने के लिए गाया जाता है, ठीक है। अब ये पूरा गा रहे हैं, सब परेशान हो गए। और फिर क्या करता है फॉस्टर्स और मेफिस्टोफेलिस मिल करके पूरा जो सभा है ना उसमें फायर क्रैक, पटाखे छोड़ देते हैं और पूरा जितना भी फायर्स है ना, जो डर्ज खड़ा है, सबको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। पीट पाट के सबको ये करके वहां से चलाते हैं। तो सोचिए फॉस्टर्स का जैसा आदमी, क्या उसका इज्जत था, और ये काम वो कर रहा है सड़कों का नल्ला गुंडा जैसा। आप खुद ही सोचिए, फॉस्टर्स नहीं समझ पा रहा, हम लोग समझ जा रहे हैं। खैर यही तो उसका ट्रेजेडी है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब फिर से कॉमिक रिलीफ आता है जहां पे रॉबिन और रैफ क्या करते हैं, एक विंटनर के यहाँ जाते हैं। विंटर के यानी वाइन मर्चेंट, ठीक है। वाइन मर्चेंट के वहाँ जाकर के और वाइन मर्चेंट वो लोग को बोलता है अरे तुम लोग जो है ना एक सिल्वर गॉबलेट चुराए हो। गॉबलेट यानी एक मुद्रा, एक कॉइन होता है। एक सिल्वर गॉबलेट चुराए हो मेरे यहाँ से, चलो उसका पैसा निकालो। तो रॉबिन और रैफ बोलते हैं क्या पगला है का, वो काहे कि हम लोग के ऊपर दोष चढ़ा रहे हो। तो बोले कि नहीं हम देखें, चलो पैसा निकालो। अब रॉबिन और रैफ बोलते हैं चलो बेटा इसको मजा चखाया जाए। फिर वो लोग दोनों फॉस्टर्स का बुक से पढ़ते हैं और मेफिस्टोफेलिस को बुलाते हैं। मेफिस्टोफेलिस आ करके देखता है कि कहाँ मैं मज़े से फॉस्टर्स के साथ वहाँ था
और ये दोनों फालतू का आदमी का वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। वो आकर के खैर विंटनर को डरा तो देता है, लेकिन फिर ये लोग को बोलता है कि अगर आगे से तुमरा जैसा फालतू आदमी हमको बुलाने का जुर्रत किया ना, एकदम जानवर बना के रख देंगे। फिर उनको डरा करके चल जाता है। फिर क्या आता है, फिर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है जर्मनी में, क्योंकि पूरा रोम का टूर करके फिर फॉस्टस आ चुका है जर्मनी में। अब जर्मनी के जो एम्पायर है चार्ल्स द फिफ्थ, उनका पास भी उड़ते उड़ते खबर पहुंचता है, क्योंकि इस मतलब बीच हर जगह में फॉस्टस का, पूरा दुनिया भर में फॉस्टस का ख्याति नाम पहुंच गया है। तो एम्पायर तक भी पहुंच गया। वो बोला कि चलो एक बार फॉस्टस को बुलाया जाए अपना राजसभा में। वो इन्विटेशन देते हैं फॉस्टस को, फॉस्टस आता है और आ करके एम्पायर उससे बोलते हैं कि सुनो ना, मेरा जो आइडल है, मेरा जो रोल मॉडल है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर एक बार आपको अपने जादू विद्या की मदद से अगर उनसे एक बार मिला पाते मुझे, तो फॉस्टस तब क्या करता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को लाता है। सिर्फ उसको, उनको ही नहीं, उनका जो पैरामोर है यानी उनका प्रेमिका, उनको भी लाता है, दोनों को लाता है सचमुच को दोनों को ला दे सकता, उसका स्पिरिट को लाता है। लेकिन इतना उसका मतलब जादू विद्या ताकतवर है कि एलेक्स मतलब एम्परर को लगता है, चार्ल्स द फिफ्थ को लगता है कि सचमुच में अलेक्जेंडर और उनके पैरामर उनके सामने आ गए हैं, ठीक है, और दोनों बात कर रहे हैं, एकदम जिंदा तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो इतना वो मतलब खुश हो जाता है ना जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है। वो दौड़ के चल जाता है अलेक्जेंडर से, मतलब हाथ मिलाने, उसको गले लगाने। लेकिन तब फॉस्टर्स बोलता है कि अरे अरे ये बस एक शैडो है, ये असलियत नहीं है, इसके पीछे मत जाओ। कितना बड़ा मौकरी, आप सोचिए। फॉस्टस उसको मतलब वार्न कर रहा है एम्परर को कि ये शैडो है, असलियत नहीं है, इसके पीछे मत जाओ। लेकिन फॉस्टस खुद नहीं समझ पा रहा कि वो अपने सोल को जिस कारण से बेच दिया, वो सब भी तो एक तरीके से एक शैडो ही है। वो सब भी तो एक तरीके से टेम्पररी मतलब प्रलोभन है ना। जैसे ही दुनिया में उसका ज़िंदगी ख़त्म, फिर वो पैसे से क्या करेगा, फिर वो नारी से क्या करेगा, फिर वो नाम ऐशो आराम से क्या ही करेगा। ये सब भी तो एक तरीके का शैडो है, इल्यूशन है। लेकिन यही फॉस्टस समझ नहीं पाता है। तो खैर वो होता है, तो अलेक्जेंडर ग्रेट को देख करके चार्ल्स द फिफ्थ बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते कि चलो फॉस्टस बहुत धन्यवाद, तुमको मैं बहुत सारा रिवॉर्ड दूंगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, अच्छा एक नाइट भी वहाँ रहता है, इसके बारे में तो बताना भूल ही गया। उस राजा के, चार्ल्स द फिफ्थ के सभा में ना है एक नाइट रहता है, और नाइट फॉस्टस के ऊपर डाउट करता है पहले से कि ये फॉस्टस क्या पता वैसा अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना दिन पहले मर गया, उसको दोबारा लाएगा क्या, मुंह का बात है क्या, ये फालतू का बात है, अपना सिर्फ बढ़ावा कर रहा है, मुझे भाई यहाँ रहना नहीं। तो वो चल जाता है, कोर्ट से निकल कर चल जाता है, मुझे ये सब फालतू चीज़ नहीं देखना। तो फॉस्टस उसको देखता है और बोलता है कि अच्छा बेटा, मेरा से जुर्रत, चलो सबक सिखाते हैं। तो फिर निकलने से पहले वो क्या करता है, इसका दिमाग में मतलब सिर में 2 हॉर्न बिठा देता है अपना मैजिक से। फिर चार्ल्स द फिफ्थ उसको बोलते हैं कि सॉरी सर, इससे गलती हो गया, थोड़ा सा इसको ठीक कर दीजिए ना। लेकिन वो सुनता नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो एरोगेंस है और जो रिवेंज टेकिंग क्वालिटी है, ये सामने निकल के आ जाता है। ये क्या सिंबलाइज करता है कि मेफिस्टोफिलिस के साथ रहते रहते वो भी धीरे धीरे एक शैतान में पर्यवसित हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो ये तो हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा इनविटेशन उसको मिलता है, कहाँ से, ड्यूक ऑफ वैन होल्ट से, ठीक है। ड्यूक ऑफ वैन होल्ट भी आपके एक बहुत ही नोबल मैन थे, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्यूक ऑफ वैन होल्ट का इनविटेशन मिलने से पहले एक दूसरा कॉमिक रिलीफ आ जाता है हॉर्स कोर्सर को लेके। हॉर्स कोर्सर के बारे में आपको कैरेक्टर इसमें बताता है कि हॉर्स डीलर है। तो वो हॉर्स डीलर आता है इससे फॉस्टस से घोड़ा खरीदने, तो फॉस्टस उसको बढ़िया सा घोड़ा देता है। हालांकि वो असली घोड़ा रहता है नहीं, वो एक स्पिरिट रहता है, तो देता है, लेकिन पैसा वो असली ही लेता है। तो देखिए यहाँ पे वो चीटिंग करना, फॉस्टस चीटिंग करना भी सीख गया। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति 4 पैसा के लिए लोग को चीट कर रहा है, किस हालत में, किस लेवल में खुद को वो गिरा के लाया है। खैर, तो वो बार बार मना कर दिया था हॉर्स कोर्सर को, सुनो मैं तुम्हें घोड़ा दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको है ना कभी कभी पानी में लेके मत जाना। तो खैर अब हॉर्स कोर्सर बोलता है कि ये फॉस्टस जो है ज़रूर मुझे ठगा रहा है, पैसा अच्छे से ले लिया और फिर मुझे ऐसे डरा रहा है कि ताकि मैं हॉर्स का पूरा पोटेंशियल को इस्तेमाल करने सकूँ। मैं आज ही इसको पानी के ऊपर दौड़ाऊंगा। लेके जाता है उसको पानी के पॉन्ड के ऊपर। जैसे ही पानी के ऊपर आता है, घोड़ा क्या होता है, भीग जाता है, वैनिश हो जाता है, बेचारा वो पानी में गिर जाता है। बहुत गुस्सा में जाके हॉर्स कोर्स बोलता, चलो आज या तो फॉस्टस रहेगा या तो मैं रहूँगा, एक इसका तो हिसाब ऐसी की तैसी करना पड़ेगा। जाता है गुस्से से फॉस्टस को घर में दरवाज़ा पीटता है, कोई नहीं आवाज़ देता दरवाज़ा का। फिर आखिर में वो खोल करके अंदर आके देखता है कि फॉस्टस मजे से सो रहा। वो सोच रहा है कि अच्छा बेटा, मेरा नींद हराम करके तुम सो रहे हो, चलो दिखाता हूँ तुमरा सोना, मजा चखाता हूँ। फिर वो फॉस्टस को
पैर से टान करके लेके आता है कि मतलब उसको भी वो आज का पानी में गिराएगा। लेकिन जैसे ही वो फोर्स लगा करके, थोड़ा फोर्स अप्लाई करके उसका पैर को खींचता है तो उसका पैर पूरा निकल करके आ जाता है और पूरा खून लग जाता है हाथ में। तो बहुत डर जाता है जो हॉर्स कोर्सर रहता है। तो फिर वो जल्दी से भागता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये जो पैर था जो खुल के उसका हाथ में चलाया था ये नकली था, और ये भी फॉस्टस ने अपने मैजिक के साथ उसको ट्रिक कर दिया। तो फिर फॉस्टस बाद में हंसता है कि कैसा मतलब मूर्ख आदमी है। तो ये थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ था। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट सीन ड्यूक ऑफ वैन होल्ट का चेंबर में वो लोग, सभा में वो लोग जाते हैं। तब क्या चल रहा था, तब आपका विंटर चल रहा था, विंटर का एकदम मिडिल चल रहा था। और डचेस जो थी, मतलब ड्यूक का जो वाइफ थी डचेस, वो फॉस्टर से रिक्वेस्ट की कि आपका तो हम बहुत नाम सुने हैं, अगर आप मुझे ग्रेप्स ला दे सके, अंगूर ला दे सके, तो मुझे अंगूर खाने का बहुत शौक हो रहा है, ठीक है तो ला दीजिएगा। तो फॉस्टस बोलता है अरे बस इतना सा काम, ये कौन सा बड़ा बात है। तो ड्यूक बड़ा चौंक रहे थे, बोल रहे कि अरे फॉस्टस अभी विंटर है, ग्रेप तो समर छोड़ करके मिलता नहीं है, तो आप अभी कहाँ से लाएंगे। बोलेंगे दुनिया का इस हिस्सा में ना अभी विंटर है, लेकिन दुनिया का दूसरा भी एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे अभी समर है। मेरे पास एक सर्वेंट है, एक स्पिरिट सर्वेंट, उसको मैं ऑर्डर देता हूँ, चट से जाके के वो फोर्ट से ला देगा। मेफिस्टोफेलिस को बोलता है जाओ मेफिस्टोफेलिस जरा अंगूर ला के दो। तो झट से मेफिस्टोफेलिस जाता है, सेकंड्स में आकर के अंगूर ले आकर के हाजिर होता है। एकदम दोनों का आँख खुला का खुला रह जाता है, उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि असली अंगूर है। तो बोलता है कि डचेस को वो रिक्वेस्ट करता है कि ज़रा खा के देखिए ना। खा करके वो देखती है और चौंक जाती है, बोलती है मेरी ज़िंदगी का आज तक सबसे बेस्ट। फिर दोनों ही बहुत खुश रहते हैं यार, फिर बहुत रिवॉर्ड्स। तो ये सब होता रहता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके पूरा दुनिया में उसका ख्याति बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट में क्या दिखाया जाता है कि वैगनर फिर से आता है दर्शकों के सामने और एक वो अपना स्वागतोक्ति में बोलता है कि दर्शकों को वो इन्फॉर्म करता है फॉस्टस का जो है ना अब मृत्यु आने वाला है, ऐसा उसको लगता है। क्यों? क्योंकि फॉस्टस ने अपना सारा प्रॉपर्टी। खैर इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स बैठे हुए रहते हैं। वो लोग भी फॉस्टस का इतना नाम ख्याति तो सुन ही लिए है, तो आकर के वो फॉस्टस से रिक्वेस्ट करते हैं सुनिए ना फॉस्टस, अगर आप बहुत हम लोग सुने हैं हेलेन के बारे, ठीक है, हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे, ठीक है, जिसका खूबसूरती की वजह से द फेमस ट्रोजन वॉर तक हो चुका था। अगर एक बार आप अपना जादू विद्या का प्रदर्शन करके हेलेन को एक बार अगर सामने हम लोग को उपस्थित कर सकते तो एक बार देख करके हम लोगों का एकदम आंख धन्य धन्य हो जाता। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा आयरनी छुपा हुआ है कि यहीं जो स्कॉलर्स आकर के वैगनर को, क्लाउन को, रॉबिन और रैफेलो को क्रिटिसाइज करते थे कि ये लोग एकदम छोटा अकल वाला है, हम लोग तो इंटेलिजेंट लिखे हुए पड़े आदमी, हम लोग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आखिर में देखिए जब वो लोग को पता है कि फॉस्टर्स अपना जादू विद्या से कोई भी चीज़ वो लोग के सामने हासिल कर सकता है, आखिरकार वो मांगा क्या? आखिरकार लड़की। भले दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की, लेकिन लड़की। तो आखिरकार अपना कामना वासना में ही तो वो सीमित हो गया। तो यहाँ कहाँ वो तो पढ़ाई लिखाई कहाँ उसको उसका इनलाइटनमेंट कर सका यहाँ। लेकिन फॉस्टर्स को हम लोग थोड़ा सा इज्जत इसीलिए देते कि फॉस्टर्स के पास जब भी पावर आया सबसे पहले उसने ज्ञान का खोज किया, सबसे पहले उसने अपना कामना वासना को प्राधान्य नहीं दिया। बाद में हालांकि वो भी हेलेन का प्यार रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सबसे पहले उसका प्रायोरिटी रहा है नॉलेज। लेकिन क्योंकि उसने अपना नॉलेज को सही दिशा में नहीं ले जा सका, यही उसका सबसे बड़ा व्यर्थता है, जिसके वजह से उसका अच्छाई उसके अंदर छिपा हुआ रहने के बावजूद भी उसका डैमेनेशन हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है कि वो तो फॉस्टस का जैसा रिक्वेस्ट वैसा तुरंत वो काम कर गया, हेलेन ऑफ ट्रॉय को लेके आया, उसका स्पिरिट को लेकर के आया सबके सामने। सब कोई देख के एकदम चकित रह गया कि ये क्या देख रहा हूँ मैं अपने आँख के सामने, ये क्या देख लिया। एकदम बहुत फॉस्टस को थैंक करते कि चलो चलो बहुत धन्यवाद, आपने जीवन धन्य कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ओल्ड मैन आता है। आपको याद है ना कैरेक्टर लिस्ट में मैंने बताया था कि ओल्ड मैन भी एक अच्छा कैरेक्टर है जो फॉस्टस को समझाने का कोशिश करता है। तो आता है ओल्ड मैन, आकर के वो फॉस्टस को बोलता है सुनो ना फॉस्टस, तो मैंने अभी भी समय है, प्लीज़ रिपेंट कर लो। मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा सिर के ऊपर एक जो एंजल है वो हवर कर रहा है, मतलब घूम रहा है, अभी भी गॉड तुम्हारा साथ छोड़े नहीं, अभी भी फरिश्ता तुम्हारे साथ है। प्लीज़ मौका बहुत लेट हो जाए उससे पहले मौका है, प्लीज़ रिपेंट कर लो, प्लीज़ गॉड के पास लौट करके आओ, डैमनेशन से बचा लो। तो फॉस्टस जो है ना थोड़ा सा बात सुन के थोड़ा कन्विंस हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, गॉड का तब मैं रिपेंट कर ही लेता हूँ। बस जैसे ही वो बोलता है आ जाता है कौन, द ग्रेट मेफिस्टोफेलिस। आ करके वो बोलता है कि तुमको इतना बार मैं समझाता हूँ कि गॉड का नाम मत लिया करो, एक तो तुम मज़े ले लिए इतना साल हम लोगों से डील करके, और अब जब आखिर में हम लोग को सोल देने का वक्त आ रहा है करीब, तो अब गॉड के पास जा रहे हो। अगर ये ज़रूरत मैंने दोबारा करते हुए देखा, टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डालूंगा। पहली बार मेफिस्टोफेलिस को धमकी देता है,
अब फॉस्टस को समझ में आता है कि ये जो वो अपना सर्वेंट समझ रहा था ना, कि जिसको कुछ भी अलादीन का जीन समझ रहा था कि जब एक चुटकी मारूंगा सब कुछ कर देगा, मैं इसका मास्टर हूँ, अब वो समझता है कि एक्चुअली वही इसका मास्टर है। वो उसका सोल इसी के पास कब्ज है, बंद है, और पूरा उसका साइकी को, उसका माइंड को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लूसीफर, मेफिस्टोफिलिस, हेल। ये समझने में फॉस्टस आखिरकार समझा, लेकिन बहुत देर हो चुका था। तब फॉस्टस बोलते कि ठीक है प्लीज़ तुम मेरा वो टुकड़ा टुकड़ा मत करो, मैं और गॉड को कभी नहीं करूँगा। ये ओल्ड मैन है सारा फसाद का जड़, यही मुझको भड़का दिया था, मुझे गलत दिशा में चालना कर दिया था। जाओ तो मेफिस्टोफेलिस इसको ऐसे मारो, ऐसे कूटो कि ज़िंदगी में कभी है ना ये और मतलब किसी को सिखाने मत आए। तो चल जाता है मेफिस्टोफेलिस लेकर के, पूरा डेमंस को लेकर के, अपने दैत्य वाहिनी को लेकर के ओल्ड मैन को मारने पीटने। लेकिन ओल्ड मैन बोलता है कि चलो, मैं तुम लोग से डरता नहीं हूँ, है ना। गॉड के ऊपर मेरा जो फेथ है वो इतना स्ट्रांग है कि पूरा हेल भी उठा के लेके चलाओगे तो भी मैं डरूंगा नहीं। देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट यहाँ पे मार्लो प्रेजेंट करते हैं, एक ओल्ड मैन का और एक फॉस्टर्स का। जो फॉस्टर्स को बार बार गुड एंजल आकर के समझा रहा, ओल्ड मैन आकर समझा रहा कि तुम एक बार बस गॉड की तरफ टर्न हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फॉस्टर्स किस चीज से डर जाता है? मेफिस्टोफिलिस का एक छोटा सा धमकी से डर जाता है। मेफिस्टोफिलिस में उसका मतलब बॉडी तोड़ने नहीं आया था, बस मुंह से निकाला कि तोड़ दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, बस डर गया। लेकिन ये ओल्ड मैन, उसका सामने सचमुच का डिमन था, फिर भी उसका आप ईमान बुलंद देखिए, इतना उसका कॉन्फिडेंस है गॉड के प्रति कि वो बोला कि पूरा हेल भी उठा के लेके चलाओगे तो भी मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकोगे। यही तो है, यही कॉन्फिडेंस का तो अभाव रहा जिंदगी भर फॉस्टस का। फॉस्टस में अच्छाई खत्म नहीं हुआ था, अच्छाई उसका दिन आखिरी अंतिम मुहूर्त तक अच्छाई था, लेकिन वो अच्छाई को ऊपर वो अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया, और अच्छाई का प्रति उसका वो विश्वास नहीं रहा जिससे वो बुराई का से जो उसका डर था उसको मिटा सके। यही उसका फेल। अब फिर मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि चलो, ये तो बुढ़ा करके मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सुनो ना मेफिस्टोफेलिस, मेरे प्यारे मेफिस्टोफेलिस, ज़रा हेलेन को ला दोगे? हेलेन को अगर तुम मेरा लवर का तौर पर ला दिए ना, तो उससे है ना मेरा ये सारा जो मेरे दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आता है ना गॉड का, ये वापस रिपेंट करने का, ये सब नहीं आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि फॉस्टस अब एकदम उसका अधपतन हो गया है, और जो फॉस्टस एक टाइम इंटेलेक्चुअल प्लेजर का पुजारी था, वो अभी कामुकता का, शारीरिक प्यार का, शारीरिक डिजायर का पुजारी बन चुका है, और फिजिकलिटी का थ्रू, फिजिकल प्रलोभन का थ्रू वो खुद को ये सब चीज़ों से मतलब फॉरगॉटन रखने का कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि जब हेलेन का अपैरिशन उसके सामने आता है तो वो बोलता है कि प्यारी हेलेन, मुझे एक किस दो और मेरा सोल जो तुमने मुझसे छीना है वो मुझे वापस कर दो। तो वो ये समझ रहा है कि उसका सोल उससे छीन गया है, लेकिन वो किससे अपना सोल वापस मांग रहा है? हेलेन से। हेलेन का क्या ही पावर है, और वो भी हेलेन, असली हेलेन नहीं, हेलेन का स्पिरिट से। कौन स्पिरिट? जो स्पिरिट को मेफिस्टोफिलिस ने बुलाया। तो सोचिए ये वही हो गया कि जो आपका सर कलम कर रहा है उसी का पास जाके बोलना कि भैया जरा मुझे भागने में मदद करोगे। कभी करेगा हेलेन का अपैरिशन? हेल से आया हुआ चीज कभी हेल से निकलने में मदद करेगा फॉस्टर्स का? इतना भी उसको, उसका कॉमन सेंस भी विलुप्त हो चुका है। देख रहे हो उसका हालत। और यहाँ उसको कौन मदद कर सकता था? गॉड उसका मदद कर सकते थे। एक बार वो गॉड को बुलाता, अपना सच्चा दिल से रिपेंट करता, गॉड को बोलते गॉड जो हो गया है छोड़ो, मैं सच्चा दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे प्लीज़ ये सबसे आज़ाद कर दो। सच्चाई उसके अंदर होता ना गॉड तभी भी उसकी मदद करते। लेकिन यहीं उसका इतना तेज़ उसका अधपतन हुआ कि अब वो एक अपैरिशन से, एक स्पिरिट से, एक आत्मा से मदद मांग रहा है, ठीक है। और वो भी किसका थ्रू? फिजिकल यूनियन का थ्रू। सोचिए क्या है, अब क्या ही बताया जाए। अब आता है आखिरी। अब जो प्ले है ये अंतिम समय पे पहुंच गया है, फॉस्टर्स भी अपना अंतिम समय में पहुंच गया है। अब वो जो स्कॉलर्स के साथ बैठा है वो बहुत टूट जाता है, तो स्कॉलर्स को पूछता है कि क्या हुआ फॉस्टर्स, आप इतने टूट क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, हम लोग को बताइए। तब फॉस्टर्स बोलता है कि देखो, अब तक तो मैंने एक सीक्रेट तुम लोग से छुपा के रखा था, आज मैं बताता हूँ। मैंने अपना जो सोल है वो बेच दिया है डेविल को, लुसिफर को, और उसका बदली में ही मुझे आज तक जितना इनाम, फेम, यश, पैसा और नॉलेज मिला ना, उसी की वजह से मिला है। ये सुनकर के स्कॉलर्स एकदम हॉरिफाइड हो जाते, वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि क्या फॉस्टस, आप जैसा इतना समझदार व्यक्ति इतने मतलब भयंकर डील कर लिए हो, क्यों? लेकिन खैर आप तो और कुछ करने का नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है फॉस्टस, आप चिंता मत करो, हम लोग जाते हैं अलग से रूम में आपके लिए, रात दिन हम लोग दुआ करेंगे, प्रे करेंगे गॉड से कि प्लीज़ गॉड आपको सेव कर दे, अब आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन फॉस्टस तो जानता है कि अब और कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं, तो वो काफ़ी मायूस हो जाता है ना। फिर आता है आखिरी 1 घंटा, घड़ी में बजता है 11।
उसको पता है कि आज ही अंतिम दिन है, 24 साल का आज ही अंतिम दिन है। जैसे ही आज रात को 12 बजेगा, आ जाएगा लूसीफर हेल का वाहिनी लेकर उसको सोल को कब्जा करने के लिए। अब वो क्या बोलता है, अब आता है पूरा, अगर मैं आशा करता हूँ ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये यही जो सॉलिलोकी है, ये पूरा प्ले का सबसे बढ़िया सॉलिलोकी है। इसको मेरा बहुत दिल की ख्वाहिश है कि मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। आपका किसी का भी सिलेबस में अगर डॉक्टर फॉस्टर से कुछ आरटीसी होगा ना, मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा, या 5 मार्क्स का कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन होगा जहाँ से लाइन उठा के दिया जा सकता है, या 5 मार्क्स का नॉर्मल क्वेश्चन भी अगर होगा ना, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट डाउन करिएगा। उसके लिए 5 मार्क्स का या आरटीसी के लिए ना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ये समझा नहीं सकता। तो अगर होगा तो कमेंट डाउन कीजिएगा, तब मैं इसका अलग वीडियो बना करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है, और सजेशन भी दे दूंगा आरटीसी के लिए। खैर, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लाइन बाय लाइन तो पढ़ा नहीं सकता। वो अपना सॉलिलोक्वी में बोलता है कि जो टाइम से वो मतलब प्रे करता है कि टाइम प्लीज़ रुक जाओ, तुम अपना जो ये चक्का है, ये एवर मूविंग हॉर्स चैरियट है टाइम का, इसको प्लीज़ रोक दो, प्लीज़ या तो आगे पीछे करो, अगर रोक नहीं सकते तो एक बार आगे बढ़ो, एक बार पीछे बढ़ो, आगे पीछे करो, ताकि जो टाइम आगे ना बढ़ सके, वो कंफ्यूज हो। अगर टाइम आगे बढ़ा ना, अगर 12 बज गया तो मेरा खैर नहीं, मेरा 12 बज जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ टाइम रुक जाओ। फिर वो बोलता है, गॉड को बोलता है, क्राइस्ट को याद करता है कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ क्राइस्ट मुझे माफ़ कर दो। तो क्राइस्ट का एक एक बूंद खून भी अगर मिल गया ना, आसमान में वो इमेजिन करता है, वो देखो आसमान में एक ड्रॉप ब्लड, एक दे दो, एक बूंद मुझे दे दो, क्राइस्ट का एक ड्रॉप भी अगर मुझे मिल गया ना ब्लड का, तो मैं सेल्वेशन हो जाऊंगा, मुझे विश्वास है, प्लीज़ दे दो। फिर वो लूसीफर से गिड़गिड़ाता है कि लूसीफर प्लीज़ मेरा गलती हो गया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा सोल को मत कब्जा करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मत कब्जा करो। फिर वो अर्थ से गुजारिश करता है कि हे अर्थ, प्लीज़ तुम टूट जाओ, मतलब दो फाँक हो जाओ। गेप वाइड का मतलब होता है कि टूट के बाइफर्केट होके दो फाँक हो जाना। प्लीज़ मुझे छुपा लो, अपने अंदर छुपा लो, ताकि लूसीफर मुझे आकर के लेके जा नहीं सके। फिर वो स्टार से दुआ करते हैं, सितारों से, कि ओ सितारे प्लीज़ तुम मुझे, ठीक जैसे सूरज का हीट से वाटर वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है, तुम भी ठीक वैसे ही मुझे प्लीज़ उठा लो ना, मुझे वेपर बना दो, और मुझे प्लीज़ उठा लो अपने पास, प्लीज़ स्टार, ताकि मुझे कोई आकर के ये लोग लेके ना जा सके, ठीक है। फिर यहाँ तक ये भी बोलता है कि ठीक है, मुझे है ना, मुझे मेटामॉर्फोसिस कर दो, मुझे जानवर बना दो, मेरा जो आत्मा है ना उसको मेरा से छीन करके कोई जानवर के अंदर घुसा दो, ताकि मेरा जो बॉडी को जब वो लोग काटे, डेविल लोग काटे, तो उसको मुझे आत्मा मिले ही नहीं, कम से कम मेरा आत्मा जो हेल में जाने से अच्छा कि जानवर के अंदर जिंदा रहे। ऐसा और भी बहुत, वो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है, और भी बहुत सारा चीज़ का मतलब डिस्क्रिप्शन वो देता है, जिससे कि वो मदद मांगता है, लेकिन कोई उसका मदद का गुहार को पूरा कर नहीं सकता। अब क्या होता है, आधा घंटा बचा हुआ रहता है, 11:30 बज जाता है। अब वो और डिस्परेट हो जाता है, अब वो सीधा डील में आ जाता है। कैसा बुड़बक आदमी देखिए, आधा घंटा बस बचा है उसका ज़िंदगी का, अभी तक उसका ये गुरूर, उसका ये प्राइड, उसका ये एरोगेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसको इतना तक हिला नहीं सका कि आधा घंटा बचा है, अब तो मैं कम से कम अपना गलती स्वीकार करूँ, मैं गॉड को गिर गिरा हूँ, माफ़ी को बोलो, गॉड मैंने ये 23 साल, ये 24 साल मैंने जो किया अन्याय था, मुझे अभी समझ में आया है, मैं रो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गॉड तब भी माफ़ कर देते, गॉड इज़ ऑल मर्सीफुल, तब भी वो माफ़ कर देते, लेकिन आधा घंटा में भी वो गॉड से क्या कर रहा है, डील कर रहा, मर्चेंडाइज कर रहा, ट्रांजैक्शन समझ रहा, इसको कोर्ट पेपर समझ रहा। तो इसका डैमेनेशन नहीं हुआ तो क्या हम आपका होगा? तो देखिए, अब बोल रहा कि सुनिए ना गॉड, कम से कम ठीक है, आपको अगर मुझे डैमेनेशन देना ही है तो ठीक है, मुझे 1000 साल का दीजिए या तो लाखों साल का दीजिए, लेकिन प्लीज़ उसका बाद मुझे सेलिब्रेशन दे दीजिए, मुझे परमानेंट डैमेनेशन नहीं चाहिए, प्लीज़। मैं जितना दिन आप मुझे चाहे टॉर्चर कीजिए, जितना दिन चाहे हेल में रखना है रखिए, लेकिन कम से कम एक लिमिटेड टाइम के लिए रखिए, 1000 साल लाखों साल का बाद प्लीज़ मुझे तब आखिरकार स्वर्ग दे दीजिएगा, मुझे अनंत काल हेल फायर में नहीं चलना है, प्लीज़ 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 मेरी ये बात सुन लो। फिर आखिरकार वो बोलता है कि ठीक है मैं लास्ट प्रॉमिस करता हूँ, है ना, मैं अपना सारा जो एक किताब है ना सारा जला दूंगा, ये जो नेक्रोमैंटिक किताब जिसका मेरा मती मारी गई थी, मैं सारा किताब जला दूंगा, सब कर दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाते रहता है और बच जाता है कितना, 12। द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 और आ जाते हैं कौन, लूसीफर आता है, उसका डेविल्स आता है, और फिर अगला रूम में से वो दोनों स्कॉलर जो कर प्रे कर रहे थे, वो लोग को सुनाई देता है बहुत ज़ोर से एक चीख, और उसी चीख का बीच में फॉस्टस को टानते हुए हेल, यही होता है फॉस्टस का ट्रेजिक अंत। आखिर में एक एपिलॉग आता है, उस एपिलॉग में कोरस आते हैं, छोटा सा एपिलॉग है, और उस कोरस बोलते हैं कि तब आप लोगों ने तो देखा ही, दर्शकों को उद्देश्य में बोलता है कि फॉस्टस से कितना महान पर्सनालिटी था शुरुआत में, लेकिन सिर्फ वो अपना
एक गलत सिद्धांत की वजह से आज उसका कैसा दर्दनाक अंजाम हुआ, हेल में उसको टांग करके लेके जाया गया। तो कभी भी फॉस्टर्स के जैसा गलती मत करना, अनलॉफुल थिंग्स का पीछे अपना इंटरेस्ट को, अपना ज़िंदगी को परसू करके बर्बाद मत करना। जहाँ तक तुमको परमिट किया गया है ना हेवनली पावर्स यानी गॉड, जहाँ तक तुम्हारा इंसानी लिमिट रखे है उसी लिमिट के अंदर रह करके जो करना हो करना। फॉस्टर्स जैसे अपना इंसान लिमिट तोड़ करके सुपरनेचुरल बनने का कोशिश कर रहा था, वो गलती कभी दोबारा मत करना। तो ये था पूरा ड्रामा का मेन चीज़, मैंने सारा चीज़ बता दिया। और प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, जिसको आरटीसी या 5 मार्क्स का सजेशन चाहिए होगा या उसका इंपॉर्टेंट चीज़ करना रहेगा तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट से पैसेज उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है ना, वो चैनल डिस्क्रिप्शन, मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स है या पीडीएफ नोट्स है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्री में। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट। और ऐसा ही वीडियो और भी आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।